नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज के सेशन में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों ऑफलाइन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम्स होने वाला है दोस्तों वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है। तो जितना ज़्यादातर आप लोग ऑफलाइन के मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। चैनल पे जो लोग भी नए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस पे आपको सभी जो है कि सब्जेक्ट्स के कंटेंट और जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खासकर एसएसटी के लोगों के, जो लोग सेकेंड पेपर भरे हुए हैं यानी बीएड के लोगों के लिए, और हालांकि बीटीसी वाले भी सेकेंड पेपर भरे होंगे, दोनों पेपर भरे होंगे। तो एसएसटी का जिनको भी तैयारी करना है उसका भी प्रीवियस ईयर पेपर पूरा का पूरा 1 बाय 1 करके डिस्कस किया जा रहा है। तो जो लोग भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर के सारा वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों कि कक्षा सेकेंड के छात्रों को, ध्यान दीजिएगा, कक्षा सेकेंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? तो उनकी कापियों में सही उत्तर लिखेंगे, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, या उसने सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। अगर हम बात करें कि उनकी कापियों में हम सही उत्तर लिख देंगे तो क्या उनको समझ में आएगा? नहीं आएगा। और सिर्फ जो सही लिखा है उनके साथ भी रख देंगे तो क्या उनको समझ में आएगा? नहीं आएगा। और क्या उन्हें सही केवल उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे? नहीं कहेंगे। उन्हें हम मूर्त पदार्थ से विनिमय जो है कि विनिमय नियम को समझाएंगे, तभी जो है बच्चे सही कर पाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? ये ऑप्शन है आपका त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, विषय और सरल और रुचिकर बनाना, संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो बात करें अगर हम यहाँ पर कि जो त्रिविम विचार क्षमता को क्या करना है? प्रोत्साहन करना है। आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन नहीं देना है, क्योंकि प्राथमिक पे अनुपात का विवेचन हम नहीं करते हैं। और विषय को सरल और रुचिकर भी यहाँ पर नहीं बनाना है। नहीं, यहाँ पर एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा कुछ जो है कि गलतियाँ हो रही हैं, थोड़ा सा फिर से इसको डिस्कस करते हैं। तो त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, हाँ ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। और बात करते हैं उसके बाद कि अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल यही सही होगा, अनुपातिक विवेचन। जबकि विषय को रुचिकर और सरल बनाना ये इसका जो है कि प्रमुख प्रयोजन नहीं है, और सरल संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना ये भी इसका नहीं है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ए और बी, यानी कि सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन क्या है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? चौपड़, सममिति, प्रतिरूप, अनुपात। तो 43 का क्या बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, अनुपात। ठीक है, अनुपात जो है अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक विद्यालय में जो है कि गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान होता है? पैमाना, ग्राफ पेपर, धागा, टाइल्स। किसका यूज़ कर सकते हैं? तो अगर हम बात करें यहाँ पर ग्राफ पेपर का यूज कर सकते हैं, क्षेत्रफल समान हो सकता है दिखाने के लिए बिना सूत्र के। और टाइल्स का भी यूज़ हम कर सकते हैं, और पैमाना और धागे का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी और डी सही हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। अगर हम बात करें यहाँ पर कि गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है, तो क्या लिंग हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, यह नहीं हो सकता है।
गणित का स्वरूप हो सकता है, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे जो कम होने का कारण हो सकता है वो क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिए गणित का स्वरूप जो है, अगर हम बात करें, उपलब्धि कम होने का कारण नहीं हो सकता है, लिंग भी नहीं हो सकता है, उसकी स्वाभाविक क्षमता भी नहीं होगी, लेकिन जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है ये निश्चित रूप से उस पर कहीं ना कहीं उपलब्धि के कम होने का कारण बनेगी। क्योंकि ज़्यादातर जो गणितीय चीज़ें होती हैं वो आप देखते हैं कि हम अधिकतर व्यवहारिक रूप से ज़्यादातर चीज़ें सीख पाते हैं। ठीक है, तो जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, अगर वहाँ पे जो है कि अच्छे तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो जो है एक कारण बन जाएगा गणित में उपलब्धि कम होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या है कि यह समझाने के लिए कि, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस को नीचे कर लेते हैं जी। यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त होगी? लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग, कागज की पट्टियों का प्रयोग, डायनेस बॉक्स का प्रयोग, संख्या चार्ट का प्रयोग। तो जो सबसे अधिक यहाँ पे उपयुक्त होने वाली है, अगर हम बात करें लघुत्तम समापवर्तक विधि का यूज़, तो ये तो बिल्कुल ही सही नहीं होगा। उसके बाद डायनेस ब्लॉक का भी प्रयोग आप, और संख्या चार्ट का उपयोग भी। ज़्यादा योजना जो सबसे अच्छी उपयुक्त होने वाली है वो है कागज़ की पट्टियों का प्रयोग। अगर आप करेंगे तो वहाँ पर जो है आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? पाठ्यपुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, और क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तो 47 का क्या बनेगा? तो एक निश्चित रूप से आप याद करेंगे वर्ड अवसर देना, जहाँ पर विद्यार्थियों को अवसर मिल जाए, उससे अच्छा ऑप्शन कहीं पर भी नहीं होने वाला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? तो गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, और गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। यहाँ पे पूछा है कि कौन लक्षण नहीं है, तो यहाँ पर हम बात करें कि गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, तो बिल्कुल बात सही है। और यहाँ पर अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई जो अन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझते हैं, तो ये भी चीज़ें भी बिल्कुल सही हैं। और प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए अगर आप विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो यही गलत होगा। और पूछा है कि कौन सा लक्षण नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक से की जा सकती है? कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, गणित पूर्णतया विषय परक है, और मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो यहाँ पे जो सहमति यानी किस कथन से गणित के संरचनात्मक दृष्टिकोण से की जा सकती है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी मानस दर्शन गणित का क्या है, एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए उपयुक्त है? तो बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, या संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, यानी त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त क्या है, तो वो है बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, जो है ये सबसे अच्छा आपका अधिक उपयुक्त होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है कि गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, यानी गलत क्या है? गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है,
उसके बाद दिया है विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। जी बिल्कुल बात सही है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा। और विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों का प्रभावशाली असर होता है, ये होता है। पर गणित में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा होती है ये स्वाभाविक होती है, तो ये बिल्कुल बात गलत है दोस्तों, स्वाभाविक नहीं होती है। तो यही राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 52 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, मनीष के पास कितनी पेंसिल है। ये क्या है, तुलनात्मक जमा है, तुलनात्मक घटा है, व्यवकलित जमा है, व्यवकलित घटा है। क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपका क्या है, तुलनात्मक जमा है, तुलना की जा रही है। और मेरे से क्या है, 2 अधिक है तो उसमें जोड़ेंगे तो ये जमा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन है कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन ये है कि एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, यह योगात्मक प्रकृति का है, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, यह गुणात्मक प्रकृति का है। तो हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो बात करें कि अगर ये दिया है जो कि इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, तो बिल्कुल बात गलत है। इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन नहीं किया जाता है, ठीक है, वो बाइनरी में किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। या प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात की गई है और ज्यामिति के अध्यापन की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग में प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उन्हें उदाहरण दिखाने चाहिए। जैसे उदाहरण दिखाएंगे तो प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चे उस चीज़ को जब देखेंगे तो वो समझ पाएंगे कि ज्यामिति में कौन सी जो आकृति है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, वो किस तरीके से दिखता है। तो ये सही होगा, बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कड़ा का सूचक है। तो गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, परिकलन में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो देखिए याद करने की क्षमता तो वैसे भी तर्कड़ा जो है कि सूचक नहीं है, ठीक है। परिकलन में निपुणता की क्षमता की बात करें तो ये भी नहीं है। और यहाँ पर संकल्पनाओं की परिभाषा सिर्फ देने की क्षमता हो तो ये भी नहीं है। जबकि गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, जितने भी लोग नहीं जानते हैं कि उनकी जो उसकी प्रकृति क्या होती है गणित की, आप जाएंगे तो उसमें जो है एक तर्कड़ा जो है या तर्क संगतता कहें तो उसकी एक प्रकृति है गणित की। और गणित की प्रकृति जितने भी होती है वो आप पढ़ लीजिए, उसको भी आपको एक वीडियोज़ में पूरा डिस्कस कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मैथ्स पेडागोजी के 15 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आप देखे होंगे किस तरीके से तो है अलग थोड़ा सा देखने को मिले होंगे, जो कि थोड़ा सा लेवल जो है इसका अलग रहा होगा। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरीके के और भी प्रैक्टिस सेट देखने के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।